हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वर्ड हमें काफ़ी बार यूज़ करना पड़ता है और इस वर्ड का मतलब क्या है ये आपको इस लेक्चर में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। भारत स्पेशली ये वर्ड इंटरनेशनल एरिना में कभी भी गया या यूएन में गया, काफ़ी बार आपको दिखेगा कि यूज़ कर रहा होगा। वी हैव नोटेड above a difference in the approach to environment बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं लेक्चर में कि जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ मतलब अमीर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्री जो नदर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ मतलब डेवलपिंग पुअर कंट्री जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। राइट। इन दोनों कंट्रीज की अप्रोच एनवायरनमेंट को लेके अलग अलग है। कैसे अलग अलग है देख लेते हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ want to discuss the environmental issue as it stands now and want everyone to be equally responsible for ecological conservation। तो वो कहते हैं आज देखो भैया ये सिचुएशन है। ठीक है। तो दुनिया के जितने भी कंट्री हैं 190 से ज़्यादा, वो सब साथ आए एंड सब मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उन्हें क्या करना है, और वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये वर्ड है। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स 10% रिडक्शन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो घाना भी उतना ही करे, इंडिया भी उतना ही करे, पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड, सारे कंट्रीज, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं डेवलप्ड नेशंस। ठीक है। ये उनकी पॉइंट हो गया। The developing countries of the South feel that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries। अब आ जाते हैं साउथ कंट्रीज के पर्सपेक्टिव पे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं, आप कह रहे हो कि हम और आप इक्वल कंजर्वेशन करें, इक्वल प्रैक्टिस फॉलो करें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। 10% अगर आप रिड्यूस करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, हम भी 10% करें। पर पर ये पॉल्यूशन जो है, ये कॉज किसने करा है? ये कॉज तो आपने करा है, हमने तो कुछ करा ही नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपने हुआ है। हमारे में, घाना में, इंडिया में, इसमें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आज तक हुआ ही नहीं। राइट। इंडिया में तो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर के बाद सीधे सर्विस सेक्टर आ गया है। राइट। तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, और अब आप हमसे बोल रहे हो कि हम प्रोटेक्शन करें। ये क्या बात हुई भाई? राइट। ये पॉइंट कहते हैं, इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडूइंग द डैमेज। वो कहते हैं कि भैया अब तो 18वीं सदी से, इंग्लैंड में तो 18वीं सदी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है ना। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात क्यों हो रही है? मैं फिर से याद दिला दूं, दो मैं पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दोस्तों मशीन्स आ गई थी। ठीक है। और मशीन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती थी। तो ये तो अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं दोस्तों, ये मशीन्स जो हैं ये पॉल्यूशन करती थी। सिंपल बात, पॉल्यूशन सारी मशीन्स करती हैं। पेट्रोल डालो, तेल डालो, कुछ भी डालो, केरोसिन डालो, कोल डालो, कुछ भी, पॉल्यूशन भर भर के निकलता था। उससे उससे दुनिया भर में पॉल्यूशन खूब सारा हो गया है। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत, दोस्तों भारत में तो, और बाकी जो कंट्री है वो, ठीक है, कम आया है कह सकते हो, लेकिन इतना तो है नहीं जितना डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो इनका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। ये कहते हैं कि सिंस आपने ज़्यादा डिग्रेडेशन करा एनवायरनमेंट का, तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वो कहते हैं कि आप 10% दो। वो कहते हैं डेवलप, देखो साउथ नेशंस ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम कम करेंगे, लेट से 2% करेंगे, 5% करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे जितना आप करोगे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। और आपको ज़्यादा करना भी चाहिए, क्योंकि आपने पॉल्यूशन ज़्यादा दुनिया में कॉज करा है। Moreover, the developing countries are in the process of industrialization and they must not be subjected to the same restrictions which apply to the developed countries। उसके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं भाई हमें ग्रो तो करने दो। ये पॉल्यूशन कंट्रोल की बात हो रही है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की बात हो रही है, हमारे तो लोग भूखे मर रहे हैं, जॉब्स नहीं है यहाँ पे। डेवलप तो नहीं करने दो, और हमें इंडस्ट्रीज खड़ी तो करने दो जिससे हमारी कुछ प्रोडक्शन हो, खाने पीने को हो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दोस्तों ज़रूरी होती हैं। राइट। बेसिक नेसेसिटी है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होना। तो वो कहते हैं हमें, और हम अगर जब ये बिग इंडस्ट्रीज सेट करेंगे तो हम पॉल्यूशन तो करेंगे ही। राइट। इंडस्ट्रीज अगर सेट होंगी तो पॉल्यूशन होगा। हाँ दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रीज खड़े करो, आपका ये काउंटर पॉइंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप इंडस्ट्रीज खड़े कर रहे हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी भारत कोल और थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा करता है। आप बोलो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट से करो, या
मे बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करो, इन सब से थोड़ी थोड़ी हो सकती है, इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। या आप बोलो कि विंड मिल लगा लो, इन सब से थोड़ा बहुत हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thus, special needs of the developing countries must be taken into account in the development, application and the interpretation of rules of international environmental law। तो ये कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज के पॉइंट भी कंसिडर करिए, और इनका डेवलपमेंट अभी होना बाकी है, और इन्होंने पॉल्यूशन करा भी नहीं है, इस हिसाब से आप रूल्स बनाइए। This argument was accepted in the Rio Declaration at Earth Summit in 1992 and is called Principle of Common but Differentiated Responsibilities। मतलब दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, कॉमन, ठीक है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, परंतु परंतु बट सबकी अलग अलग रहेंगी। डेवलप कंट्रीज की अलग, डेवलपिंग कंट्रीज की अलग। डेवलप कंट्रीज को भी कैटेगरी में हम बांटना है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी बांट सकते हैं, उसमें भी पुअर और डेवलपिंग दो कैटेगरी बना जा सकते हैं, ठीक है। कहने का पॉइंट ये है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। The relevant part of the Rio Declaration says that states shall cooperate in the spirit of global partnership to conserve, protect, and restore the earth and integrity of the Earth's ecosystem। तो ये भी पॉइंट क्लियर है कि रियो डिक्लेरेशन में कि स्टेट्स, पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं वो सब कोऑपरेट करेंगी। कोऑपरेशन के बिना तो होने ही नहीं वाला, ये हम समझ चुके हैं अब तक। इन व्यू ऑफ द डिफरेंट contributions of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities। तो कंट्रीब्यूशन से पॉल्यूशन में अलग अलग है, तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और कंजर्वेशन में भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अलग अलग कंट्रीज की। द डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे बेयर इन द इंटरनेशनल परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ द प्रेशर देयर सोसाइटीज प्लेस ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कमांड। तो डेवलप कंट्रीज कहते हैं हाँ, वी एक्नॉलेज that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their society place। तो देखो, उनकी सोसाइटी भी प्रेशर डालती है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी प्रेशर डालते हैं। पढ़े लिखे से करना मतलब ये है, सिंपल बात यार, गरीब आदमी ये थोड़ी ना बोलेगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी लाओ, अमीर आदमी बोलेगा, उसको तो खतरा है पॉल्यूशन से, राइट। भारत में ये जो पराली का या ये जो फसलें जलाने का इशू खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि फार्मर्स जो है वो जनरली गरीब है, राइट। मोस्ट मोस्ट जो है वो गरीब हैं, उन्हें तो वही खाना पीना चाहिए अपना। अमीर लोग दूसरी तरफ से वरिड हैं पॉपुलेशन को लेके, पॉल्यूशन को लेके, सॉरी, है ना। तो तो प्रेशर डाला जा रहा है उन पे, और एंड ये भी बात है, वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जिससे हम काफ़ी कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से फॉलो भी कर सकते हैं। यही यहाँ पे वर्डिंग्स लिखिए, द डेवलप कंट्रीज एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे बेयर इंटरनेशनल परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ द प्रेशर्स देयर सोसाइटीज प्लेस ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कमांड। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन climate change also provides that the parties should act to protect the climate system on the basis of equity, on the basis of equity है ना, and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities। याद रखो, equity का मतलब ये है कि देखो, भूख लगी है, फैमिली में चार लोग हैं, है ना, मदर, फादर, और एक 8 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा। देखो, मेल्स की जनरली अगर वो एक्सरसाइज वगैरह करें तो मे बी वो 3 रोटी खाएंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और मदर, लेट्स से, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट नीड, लेट्स से शी इज ईटिंग टू टू चपाती ओनली, है ना, लेकिन दोनों का पेट भर जा रहा है, पेट भर जा रहा है। 8 साल का बच्चा 3 चपाती खा रहा है, और 3 साल का बच्चा 1 चपाती खा रहा है, पेट सबका भर रहा है, पेट सबका भर रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों इक्विटी। इक्विटी, कि सबका पेट भर रहा है। इक्वालिटी अगर आप इम्पोज करने लगोगे तो बोलोगे सबको 3 3 रोटी खिलाओ, है ना। तो दो का तो सही रहा, फादर और ये 8 साल के बच्चे का। पर ये मदर ने तो ओवर ईटिंग कर ली, और ये छोटे बच्चे ने तो बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, है ना, इससे वॉमिट हो जाएगी। तो इसलिए इक्वालिटी और इक्विटी हमेशा अलग अलग चीज़ें हैं पहले तो, और दूसरा, इक्विटी इज़ बेटर देन इक्वालिटी, यही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और यूएनएफ ट्रिपल सी भी कहता है कि हाँ, कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज भी। फॉर एग्जांपल आप बोलो सुडान से, सुडान
गरीब कंट्री, अफगानिस्तान गरीब कंट्री, कि भाई आप ना सोलर पैनल लगाओ। वो बोलेंगे लो, हमारे को अब हमने अभी कोल प्लांट तो सही से बनाए नहीं दुनिया में, और हमको ये सोलर पैनल बोल रहे हैं, तो कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए दोस्तों। तो इसको यूएन ट्रिपल सी एक्नॉलेज करता है, यूएन का फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब होता है जो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। The parties to the convention agreed that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries. तो जो भी पार्टीज हैं यूएनएफ ट्रिपल सी की, वो सब एक्नॉलेज करती हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज ने ही निकाली है। इट वाज आल्सो एक्नॉलेज दैट पर कैपिटा एमिशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल रिलेटिवली लो। China, India, and other developing countries were therefore exempted from the requirements of the Kyoto Protocol. तो दोस्तों हाँ, ये पॉइंट तो है कि इंडिया चाइना काफ़ी पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से इंडिया भी 100 यूनिट पॉल्यूशन कर रहा है, चाइना भी 100 यूनिट कर रहा है, यूएसए अब कर रहा है लेट्स से एक एग्जांपल के लिए 80 यूनिट, ठीक है। तो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाइना खूब पॉल्यूशन कर रही है, इसको 200 कर लो, क्योंकि चाइना कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन से आप डिवाइड करो, इसकी लेट से पॉपुलेशन है 100, इसकी पॉपुलेशन है लेट से 125, और यूएसए की पॉपुलेशन है लेट से 50, ठीक है ना। तो इस हिसाब से पर कैपिटा के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से ये वैसे 50 नहीं, इसको लो 30, ठीक है। पर कैपिटा के हिसाब से अभी भी यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा कर रहे हैं। पर कैपिटा मतलब पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाए, मतलब पर पर्सन कितना एमिशन हो रहा है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो तो डेवलप कंट्रीज अभी भी ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। इसीलिए काफ़ी कंट्रीज़ को, जिसमें इंडिया और चाइना थे, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल से कि भाई ठीक है, आप जितना कर सकते हो उतना कंजर्व करो, आप पे हम कुछ बाइंडिंग चीज़ें नहीं लगा रहे, ठीक है। डेवलप कंट्रीज को लेकिन अपना ग्रीन हाउस गैस कम करना पड़ेगा, ये क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ये है क्योटो प्रोटोकॉल, अपने नोट्स में लिख लो। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का मतलब है डेवलप कंट्रीज, अपनी ग्रीन हाउस गैसेस कम करो। Certain gases like carbon dioxide, methane, hydrofluorocarbons are considered at least partly responsible for global warming, the rise in the global temperature, which may have catastrophic consequences for life on Earth. तो ये आपकी इंडस्ट्री सेटअप हुई दोस्तों। इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन होता है, ठीक है। पॉल्यूशन क्या मतलब, बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट में लेट से CO2 निकलती है। CO2 क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देती है, ग्रीन हाउस गैस है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देती है। मतलब ये है कि जो सनरेज, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं, जिससे बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। जो सनरेज अर्थ में आएंगी वो वापस नहीं जा पा रही, ठीक है, वो वापस नहीं जा पा रही, ठीक है। आपने देखा होगा हरे पर्दे लगा रखे होते हैं लोगों ने प्लांट्स के ऊपर, उसका भी पर्पस यही होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वापस नहीं, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, एब्जॉर्ब, सनलाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। एक तो डिजीजेज भी बढ़ जाती हैं ना, बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन मैं बोलूँ तो आपकी आइस मेल्ट हो रही है ना, आइस मेल्ट हो रही है, आइस, और इससे आपके काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इस, इसको एक बार अच्छे से सुन लेना, मैंने अच्छे से बनाया नहीं है यहाँ पे, बट आप अपने में ऐसा फ्लो डायग्राम अच्छे से बनाओ जिसको आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट क्या होता है। The protocol was agreed in 1997 in Kyoto in Japan, based on the principle set out in the UNFCCC। क्योटो जापान में वहाँ पे जिसे सेट किया गया था। तो ये एक बंदा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहा है, दैट्स अ कूल प्रिंसिपल, अ बिट लाइक द रिजर्वेशन पॉलिसी इन आवर कंट्री, इजंट इट। क्या आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये रिजर्वेशन की तरह है? आप इसका आंसर दीजिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये थी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी स्टिल डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।